नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। क्या नीतीश कुमार दूसरे नवीन पटनायक बनने जा रहे हैं? ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। इसके लिए कुछ तर्क हैं मेरे पास, जिस पर हम बात करेंगे। दो हिस्सों में बात करेंगे। पहले तो नवीन पटनायक की राजनीति क्या थी और क्यों उनका ये हश्र हुआ, और दूसरे में कि नीतीश कुमार किस तरह से नवीन पटनायक की राह पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये दो चीज़ें हम बात करेंगे। पहले तो देखिए कि नवीन पटनायक और नीतीश कुमार में कुछ समानताएं भी हैं। हालांकि पूर्ण रूप से दो लोग समान नहीं हो सकते हैं, दो आदमी समान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कई समानताएं हैं। नवीन पटनायक भी वो भी अपने परिवार को उन्होंने भी आगे नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार भी कहते रहे कि हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। एक समय तक तो ये फ़ायदा देता है, लेकिन एक समय के बाद आपके परिवार का कोई अगर नज़दीकी आदमी नहीं हो तो वो नुकसान पहुंचा देता है। नवीन पटनायक को ये एक बड़ा नुकसान हुआ। वहाँ पर उन्होंने एक आईएएस अफसर को खड़ा किया। उनका नाम था वी.के. पांडियन। वो उनके सबसे करीबी आईएएस अधिकारी थे और उनको उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। और अब ये उड़ीसा में स्थापित हो गया कि नवीन पटनायक के बाद उनके उत्तराधिकारी यही पांडियन हैं, जो तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी हैं। यहाँ तक कि पांडियन ने इस बार जो चुनाव हुआ, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, इसमें उन्होंने उड़ीसा में प्रचार भी करना शुरू कर दिया। जब वो जैसे ही प्रचार में उतरे तो ये और ज़्यादा रिएक्शन हो गया उड़ीसा समाज में, और वहाँ नारा बन गया, उड़ीसा अस्मिता का सवाल बन गया कि कोई दूसरे राज्य का कैसे नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी हो सकता है। तो ये यहाँ आके फंस गए। नीतीश कुमार भी, अपने लड़के उनके नहीं हैं राजनीति में और उनके परिवार का कोई नहीं है, ये भी आईएएस अधिकारियों पर निर्भर हैं। इन्होंने भी अपने किसी उत्तराधिकारी का अभी तक घोषणा नहीं की है, उत्तराधिकारी की, और किसी को सामने नहीं लाया। पार्टी में 2 नंबर का नेता कोई ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। ये दोनों में समानता आप देखेंगे। इसके बाद देखिए कि नवीन पटनायक की ताकत क्या थी। नवीन पटनायक की ताकत ये थी कि उन्होंने बहुत सारी स्कीम योजनाएं शुरू की थी, और ख़ास करके महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए। महिलाओं के लिए जो उनका स्कीम था वो काफ़ी पॉपुलर था और उसका समर्थन उनको हर बार मिल रहा था। 24 साल तक वो शासन किए और 24 साल के बाद उनके शासन का अंत हो गया है। यहाँ भी नीतीश कुमार की ताकत जो है वो महिलाएं हैं। ये नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि महिलाएं हमारी ताकत है, और ख़ास करके जीविका दीदी की चर्चा करते रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसी साल जनवरी फरवरी में कहा था कि बिहार में 1,30,00,000 जीविका दीदी हो गई हैं। 1,30,00,000। तो ये जीविका दीदी जो हैं ये नीतीश सरकार के पक्ष में रही हैं। इनका जीवन स्तर सुधरा उस योजना से। शराबबंदी भी महिलाओं को आकर्षित करने में एक मददगार रहा है। और स्कूल में जो लड़कियों को पढ़ने लिखने का साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, ये सब जो 2-3 योजनाएं हैं, इसने महिलाओं में नीतीश कुमार की का स्थान विशेष तौर पर बना दिया। नवीन पटनायक का भी महिलाओं में स्थान था। तो नवीन पटनायक का महिलाओं में स्थान था, स्कीम उनकी अच्छी थी, लेकिन तब भी वो क्यों हार गए? तो इसके लिए 2 वजह मानी जा रही है। एक तो अंग्रेजी का शब्द आजकल चल रहा है फटीग, मतलब एक तरह से ऊब, थकान। एक ही नेता को देखते देखते लोग थक जाते हैं और उस नेता के पास भी कुछ नया करने को नहीं रहता है। तो 24 साल का शासन देखते देखते उड़ीसा में लोग थक गए थे, एक ही चेहरा नवीन पटनायक को देखते देखते, और उनके पास भी अब उड़ीसा को देने के लिए कुछ नया नहीं था। नीतीश कुमार को भी देखें तो इनकी भी राजनीति 2005 से लेके 20 साल की राजनीति मुख्यमंत्री के तौर पर इनको लोग देखते आ रहे हैं, और इनके पास भी अब बिहार की जनता को, महिलाओं को भी यहाँ तक कि देने के लिए कुछ भी नया नहीं है। बिहार को आगे ले जाने के लिए कुछ भी नया नहीं है। तो ये दोनों लोगों में, नवीन पटनायक और नीतीश कुमार में, ये आप समानता देखते हैं कि यहाँ भी एक तरह की थकान, एक तरह की ऊब, एक ही चेहरा, एक ही बात सुनते सुनते नीतीश कुमार हर बार, सिर्फ 15 साल पहले लालू यादव के शासन में क्या था, लोग 7 बजे घर से नहीं निकलते थे, वही बात सुनते सुनते एक थकान, एक ऊब भी यहाँ आ सकती है, धीरे धीरे आ भी रही है। तो ये दोनों में समानता आप देखेंगे। एक और समानता
कि नवीन पटनायक जो हैं वो जब से खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, नवीन पटनायक पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हर कार्यक्रम का, हर संसद में जो भी वो प्रस्ताव ले आए उसका उन्होंने समर्थन किया आगे बढ़ के। यहाँ तक कि आपको हम जस्ट याद दिलाना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का निर्माण कर रहे थे 2023 में, तब वो अलग अलग नेताओं से मिल रहे थे, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से। उसी दरमियान वो नवीन पटनायक से भी मिले थे, 2023 में मई के महीने में मिले थे। और जब वो मिले तो देश भर में चर्चा हो गई कि क्या नवीन पटनायक जो है वो विपक्षी गठबंधन के साथ जाएंगे, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ेंगे। तो इसके बाद तुरंत ही ये जो चर्चा हुई अखबारों में आई, दूसरे ही दिन नवीन पटनायक दिल्ली पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया या ये खुद चले गए और वहां जाके खूब बातचीत किया और बाद में उन्होंने प्रेस से कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी विपक्षी गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, तीसरे मोर्चे की भी कोई संभावना नहीं है। और उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ, विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं, वो मोदी के साथ ही रहेंगे। तो 2023 तक इतना आगे बढ़ के नवीन पटनायक प्रधानमंत्री मोदी का साथ दे रहे थे। और वही प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 6 महीने बाद, या 1 साल कह लीजिए, मुश्किल से 1 साल, वो पिछले साल मई की बात थी, ये इस साल मई में वो चुनाव प्रचार हुआ, नरेंद्र मोदी वहाँ पर नवीन पटनायक के खिलाफ मैदान में उतरे और नवीन पटनायक का 24 साल का जो रूल था, जो सत्ता थी उनकी, वो ख़त्म हो गई। और वहाँ पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत की पार्टी बन के उभरी, 78 सीट उसको मिले। और नवीन पटनायक की पार्टी जो है वो 51 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस को 14 सीटें मिली, सीपीएम को 1 सीट मिली। तो ये नवीन पटनायक की पूरी राजनीति जो है वो अचानक ध्वस्त हो गई उड़ीसा में। तो एक तो देखेंगे जो हम लोगों ने 2-3 ये समानताएं बात की नीतीश कुमार और नवीन पटनायक में, और पूरा सरेंडर किया हुआ था केंद्र के सामने, मोदी की सरकार के सामने, एकदम तालमेल बिठा के और उसके हर कार्यक्रम का, हर नीति का समर्थन कर रहे थे। और तब उसका परिणाम निकला कि सत्ता से बाहर होना पड़ा। यहाँ भी आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है 2010 से, तो नीतीश कुमार ने थोड़े समय के लिए इंडिया गठबंधन के साथ गए बनाने की कोशिश की। उस काल को अगर छोड़ दें तो बाकी समय में ये मोदी के हर कार्यक्रम का, हर अभियान का, हर बड़े फैसले के साथ रहे हैं, हर बड़े फैसले का आगे बढ़ कर के साथ दिया है। यहाँ तक कि नोटबंदी हुआ, लॉकडाउन हुआ, बहुत तरह के ऐसे फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए। अग्निवीर पर एक दिन बोल करके उसके बाद चुप हो गए हैं, उसके बाद बोल नहीं रहे हैं। तो एक तरह से अब मैं बात करूंगा कि क्यों नवीन पटनायक की राह पर नीतीश कुमार जाते हुए दिख रहे हैं या जा सकते हैं। तो पहले 2010 के नीतीश में और 24 के नीतीश में एक बुनियादी फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क ये है कि नीतीश कुमार 2010 में, 9 में, 12, 13 तक नीतीश कुमार केंद्र से जो भी, जिसकी भी सत्ता रही हो, यूपीए की ही सरकार उस समय थी, तो केंद्र से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ बिहार के लिए मांगते हुए दिखाई दे रहे थे, हक मांग रहे थे। लग रहा था कि बिहार को वो आगे ले जाना चाहते हैं, वो उनके पास नई योजनाएं थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभियान उसी दौरान नीतीश कुमार ने शुरू किया था। और इस बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के साथ ही उन्होंने देश भर के पिछड़े हुए राज्यों की वकालत की थी। और जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर पूर्व के राज्य, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों का कैसे विकास हो, नीतीश कुमार इस सब की वकालत कर रहे थे, बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर। आज स्थिति क्या है? जब सरकार का गठन नहीं हुआ था, लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम आ गए और भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला, तो तब जो है एक दिन के लिए केसी त्यागी ने, इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं दिल्ली में, उन्होंने 2-3 बातें कहीं। अग्निवीर योजना पर विचार किया जाना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो गया, उसके बाद से जदयू ने अपनी उन मांगों पर जोर देना तो बंद कर दिया है, बात करना भी बंद कर दिया है। कल एक और उदाहरण सामने आया,
इस बीच में तेजस्वी यादव और राजद की तरफ से दबाव बढ़ने लगा कि यही सबसे सही मौका है। केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार पूरी तरह से जदयू पर निर्भर है और जदयू के लिए यही वो वक्त है, निर्णायक वक्त है, जब वो केंद्र पर दबाव डाल के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते हैं। बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से, राजद की तरफ से ये कहा जाने लगा। तो कल जदयू के 2 प्रवक्ताओं ने प्रेस के सामने आके कहा वो कि हम विशेष राज्य के दर्जा के लिए लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, सरकार रहे दिल्ली की या नहीं रहे, हमको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये बात नहीं कही, वो पूरा लालू यादव पर बोलते रहे कि लालू यादव जब केंद्र की सत्ता में थे तो कैसे उन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल को यूपीए सरकार में मजबूती से नहीं उठाया। तो लालू यादव पर बोलते रहे। हो सकता है लालू यादव ने मजबूती से नहीं उठाया, बिहार की मांग को नहीं रखा, विशेष पैकेज के लिए नहीं रखा, कुछ रेलवे कारखाने कुछ काम किए लालू यादव ने, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लालू प्रसाद यादव नहीं दिला सके। ये बात तो साफ है। तो क्या इसीलिए जदयू वाले भी नहीं दिलाएंगे? तो ये एक मतलब पूरा लालू यादव पर, राजद पर हमला किया गया कि राजद ने कुछ नहीं किया बिहार के विकास के लिए। अरे अभी आप जीत के गए हैं, आप पर सरकार निर्भर है, आप बताइए कि क्या कर रहे हैं। तो लालू यादव पर पूरा बोलने के बाद अंत में सिर्फ इतना कहा जदयू प्रवक्ताओं ने कि हम बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए पहले भी कोशिश करते रहे हैं, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। ये सिंपल ढंग से बात खत्म कर दी गई। तो इसका अर्थ ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भूल जाइए। वो भी एक तरह का जुमला ही था। नीतीश सरकार से जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि केंद्र पर प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये दबाव बनाने की राजनीति नीतीश कुमार फिलहाल नहीं कर रहे हैं। और विशेष राज्य का दर्जा भी भूल जाना चाहिए बिहार को, मान लेना चाहिए कि जैसे और जुमले थे वैसे ही ये भी एक जुमला है। यहाँ से अब राजनीति भी टर्न लेगी। अब विशेष राज्य के दर्जे पर जदयू बैकफुट पर दिख रहा है। मांग तो, ओरिजिनल मांग तो नीतीश कुमार की थी, नीतीश कुमार ही उसके चैंपियन थे, लेकिन अब जब वक्त आया है तो वो उस मुद्दे को ठंडा करना चाहते हैं। राजद उस मुद्दे को गरमाना चाहता है और जदयू इस मुद्दे को ठंडा करना चाहता है। यही मैं कह रहा हूं कि नवीन पटनायक की तरह नीतीश कुमार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप केंद्र पर, दिल्ली की सरकार पर आप दबाव नहीं बनाएंगे, आप समर्पण कर देंगे, तो फिर तब वही हुआ जो नवीन पटनायक के साथ, नवीन पटनायक ने भी समर्पण कर दिया था जिस तरह से। तो वो ही स्थिति अब चूंकि समर्पण कर दिए हैं, तो 2025 में आप किस आधार पर भाजपा पर दबाव बना पाएंगे चुनाव में? तो उसके बाद यहाँ भी अति पिछड़ों का जो आधार था नीतीश कुमार का, उसमें भी एक क्षरण तो दिखाई पड़ा ही है। इस लोकसभा चुनाव में हर जगह वोट कम हुए हैं नीतीश कुमार के, भाजपा के भी वोट कम हुए हैं। तो एक ट्रेंड तो दिखने लगा है कि अति पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा जो कल तक भाजपा के साथ था, उसमें एक शिफ्ट है। वो शिफ्ट है इंडिया गठबंधन की तरफ, राजद की तरफ एक शिफ्ट दिख रहा है। ये तथ्य की बात है, फैक्ट की बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, अभी वो इतना नहीं खिसका है कि वो ज़्यादा सीटें लोकसभा में आ जाती, राजद को, इंडिया गठबंधन को आ जाती, लेकिन उसमें एक छिजन, उसमें घटौती ये तो दिखने लगी है। तो अगर वो सीटों का बंटवारा, कैंडिडेट का निर्धारण अगर राजद ने ठीक ढंग से किया, तो उसके बाद क्या होगा आप परिणाम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो बदलाव आया है कि पहले किसी भी जाति का कैंडिडेट हो, वो भाजपा का जो खास उनका जो वोट बैंक था, अति पिछड़ा वाला वोट, कुशवाहा वाला वोट, कुर्मी का वोट, ये कोई भी कैंडिडेट हो, ये एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार के साथ ही रहता था। अब ये बात नहीं है। अब अगर कुशवाहा कैंडिडेट है और नीतीश कुमार का कुशवाहा कैंडिडेट वहाँ नहीं है, तो कुशवाहा क्या करेंगे, कुर्मी और अति पिछड़े क्या करेंगे, ये इशारा इस बार मिल गया है। तो 2025 में क्या होगा ये तो अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, दबाव की राजनीति छोड़ दी है उन्होंने, और पूरा अब एक तरह से समर्पण भाव में आ गए हैं, तो यहाँ पर एक खतरा है
कि बिहार के नीतीश कुमार भी नवीन पटनायक की तरफ बढ़ सकते हैं और सत्ता पूरी तरह से, जैसे नवीन पटनायक को हटा के वहाँ भाजपा की सत्ता आ गई, तो यहाँ भी भाजपा की तरफ से ये कोशिश हो सकती है। हालांकि यहाँ एक तीसरा फोर्स भी है, वो राजद है। वहाँ पर उड़ीसा में तीसरा फोर्स कांग्रेस, उस तरह से बराबरी की ताकत में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी थी। हालांकि तब भी उसके 14 विधायक जीते हैं, लेकिन काफ़ी कम है। तो बिहार में एक तीसरी ताकत भी है, राजद के रूप में तीसरी ताकत है। तो 2025 का चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है। एक परिवर्तन वहाँ दिखेगा, परिवर्तन तो अभी दिखने लगा है। 2025 कोई बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। तो इस वीडियो में इतनी ही बात। आपको मेरी बात कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।